दीपावली सबसे बढ़िया त्यौहार लगता है मुझे, शायद आपको भी लगता हो। मुझे मज़ा आता है सबसे ज़्यादा मिठाई खाने में, मुझे मज़ा आता है, बहुत सारी लाइटिंग्स होती हैं और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यार पटाखे फोड़ते हैं, क्रैकर्स। अब आपको शायद मालूम हो इन क्रैकर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है जुलाई में ही कंप्लीट हो चुके होते हैं। अगर जितने भी सप्लायर हैं क्रैकर्स के उनसे बात करोगे आप तो वो आपको बताएंगे कि हमारा एग्रीमेंट टू सेल, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है जितने भी सप्लायर सेलर्स हैं इन पटाखों के, इन क्रैकर्स के, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो बोलेंगे हमने ये सारे एग्रीमेंट जुलाई में कर लिए थे। गुड्स कब डिलीवर होगा? जब भी दीपावली होगी, अक्टूबर में या नवंबर में, जब भी दिवाली होगी उसके कुछ दिनों पहले। अब मुझे बताओ ये एग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन है, यस, पर गुड्स हैं क्या जब एग्रीमेंट हुआ? नहीं सर, गुड्स फ्यूचर में आएंगे। अच्छा, फिर जब दिवाली आएगी उसके 15 दिन पहले डिलीवरी होगी। हाँ, पैसे ऑलरेडी एडवांस जा चुके होंगे। हाँ सर, पैसे एडवांस जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इस पूरे केस में अगर आप ध्यान से देखो तो दो बातें लीगली। अब पटाखों से, फुलझड़ियों से ज़रा ध्यान हटाओ, अब कंटेंट पे आओ। लीगल, पहला एग्रीमेंट टू सेल था जुलाई का, तो गुड्स कौन से हुए? सर गुड्स तो उस समय थे ही नहीं। उसके बाद पटाखे बनेंगे, क्रैकर्स बनाएंगी फैक्ट्री वाले और फिर अपने सप्लायर्स को देंगी जिन्होंने उनको एडवांस दे रखा है। अच्छा, जब वो एक्चुअल सप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? सर फिर 15 दिन पहले अगर उनको गुड्स मिल गए तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो गुड्स ही हमारा सब्जेक्ट मैटर है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। यस, हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ किसकी करेंगे? सर गुड्स की। पर जब आप जाते हो पटाखे खरीदने, आपके शहर में जब शॉप्स लगती हैं और आप जाते हो, उस समय क्या होता है? सर एक तो एक्चुअल डिलीवरी होती है, वेरी गुड। गुड्स कैसे हैं? सर सामने दुकान दिख रही है पूरी भयंकर, पटाखे पटाखे, मन तो होता है और लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। और क्या होता है? सर बहुत सारे पटाखे दिखते हैं, दुकान दिख रही है पूरी। एक्चुअल डिलीवरी के अलावा सर वो गुड्स एग्जिस्टिंग है, आपको सामने दिख रहे हैं। क्या हम इसका मतलब गुड्स के टाइप्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग गुड्स या फ्यूचर गुड्स? और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का आपने केस पढ़ा था जिसमें मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा यदि मेरी शिप यूएस से आ जाएगी तो। अब क्या सर वो कंटिंजेंट हो सकते हैं गुड्स? डिपेंड करेगा गुड्स अभी है भी कि नहीं। तो इसका मतलब हमारे लिए सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट में होगा वो होगा गुड्स। तो मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस गुड्स के सब्जेक्ट मैटर पे है और साथ ही साथ सेल और दूसरे आइटम्स में क्या क्या डिफरेंस है उसको लेके हम ये वीडियो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आएगा, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज गुड्स। कमेंट। अब लोग क्या करते हैं, इसमें सेल की डेफिनेशन ठोक के आ जाते हैं, जबकि लिखना क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल इज गुड्स। गुड्स के ऊपर ज़्यादा समझाना है, गुड्स की डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। ये सेक्शन 6 चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। क्या सेक्शन 6 बोलता है कि गुड्स हमारा सब्जेक्ट मैटर है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो भी होगा वो गुड्स पे होगा, आइदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। ये लाइन मुझे चाहिए। देखो क्या लाइन है हमारे पास, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज गुड्स, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स विच इज ऑन्ड या पजेस्ड बाय द सेलर। ऑलरेडी वो अपने को फुलझड़ी दिख रही है दुकान में, अरे मतलब पटाखे फुलझड़ी की बात कर रहा हूं, दुकान में दिख रही है, एग्जिस्टिंग गुड्स। और दूसरा फ्यूचर गुड्स। कभी कभी कुछ केसेस में गुड्स का अपने पास ऑनरशिप में आना या ना आना डिपेंड करेगा किसी कंटिंजेंसी पे, विच में और मे नॉट हैपन। तो ये हो गए आपके कंटिंजेंट गुड्स। तो 3 तरह के गुड्स की यहाँ बात कर रहे हैं। देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जिसमें एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड करेगा किसी कंटिंजेंसी पे, विच में और मे नॉट हैपन। तो 3 तरह के हमारे पास गुड्स हो गए, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एक बार इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से हैं? सर विच आर इन एग्जिस्टेंस। बहुत बढ़िया, आराम से डेफिनेशन बन जाएगी। यस सर, विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट of sale means which are already owned, which are already possessed by the seller। तो ये हो गई आपकी existing goods की डेफिनेशन। एक बार और 2 मेन वर्ड, सर goods which are in existence at the time of contract of sale is made, that is goods is owned or possessed by the seller। सर फ्यूचर गुड्स जो अभी नहीं है, फ्यूचर में बनाए जाएंगे। तो क्या लिखूं? फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, क्या वर्ड आएगा? मेन वर्ड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भविष्य में ये गुड्स आएंगे। तो मैंने जुलाई में जब किसी को एडवांस दिया कि मुझे 3 महीने बाद इतने इतने पटाखे चाहिए 1 लाख रुपए के, उसने बोला ठीक है मैं बना दूंगा। गुड्स क्या है? फ्यूचर गुड्स, टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो सर इसका मतलब फ्यूचर गुड्स का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इज एन एग्रीमेंट टू सेल बेसिकली। यस लल्ला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि वो एक एग्रीमेंट टू सेल ही है। तीसरा टाइप कंटिंजेंट, द एक्विजिशन ऑफ द गुड्स आर डिपेंडेंट ऑन अनसर्टन कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन, जो हो भी सकती है और नहीं भी। दीज आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। 2 अलग अलग सेक्शन, एक है सेक्शन 2(6), एक है सेक्शन 6(2), उल्टा
2662 याद रख सको तो मज़ा आ जाएगा। आईसीआई तुम्हारे पेड़ छुलेगा कि हा लल्ला ने जो है सेक्शन लिखे, मज़ा आ जाएगा चेकर को। तो 3 तरह के गुड्स, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग एट द टाइम एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूचर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। कंटीजेंट द एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन अनसर्टन कंटीजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन, दीज आर कॉल्ड कंटीजेंट गुड्स। एक का सेक्शन 26, एक का सेक्शन 62। क्या कंटीजेंट गुड्स भी एग्रीमेंट टू सेल है? यस 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 सर, ये दोनों एग्रीमेंट टू सेल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब ध्यान से सुनना भैया, इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, सुनिए। अगर क्वेश्चन पूछ ले एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, तो आप क्या क्या लिखोगे? मेरा क्वेश्चन जो था वो था पहले सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स और टाइप्स ऑफ गुड्स दोनों एक साथ लिए, तो यहीं तक समझाया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सेक्शन 6 ज़्यादा समझाना था। अगर वो पूछते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, तो आप जानते हो एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटीजेंट तो समझा नहीं है, यस। साथ ही साथ आपको ये एग्जिस्टिंग के टाइप्स भी समझाने रहेंगे, ध्यान रखिएगा, भले ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट के अलावा, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट के अलावा एग्जिस्टिंग के जो 3 टाइप आप पढ़ने जा रहे हो, इसको भी हमको समझाना होगा। और ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 3 जो आपका सेल ऑफ गुड्स का है वो इसी पे बेस्ड है। चलिए साहब, एग्जिस्टिंग गुड्स कितने तरह के होते हैं? एग्जिस्टिंग मतलब सर जो एग्जिस्टेंस में तो हैं, अब उसके भी 3 टाइप्स, मतलब अनअसर्टेंड, असर्टेंड और स्पेसिफिक। सर ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैंने नाम लिया अनअसर्टेंड का, फिर असर्टेंड का और फिर स्पेसिफिक का। बेसिकली असर्टेंड और स्पेसिफिक लगभग एक ही पोजीशन है, पर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले हम समझेंगे अनअसर्टेंड, ताकि असर्टेंड और स्पेसिफिक समझ में आए। मेरा एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। आपको चाहिए थी टीवी, आप गए अपने दोस्त मोंटी के पास कि ए मोंटी तेरा तो टीवी का ही शोरूम है। मोंटी बोल रहा है ए भाई इधर आ, अपने किसी सर्वेंट या एम्प्लॉय को बुलाया, बोले मेरा सबसे खास दोस्त है चड्डी बनियान वाला, इसको जो टीवी पसंद हो ना गोडाउन में ले आके दिखा देना। आपको गोडाउन में ले जाया गया उस एम्प्लॉय के द्वारा। आप जैसे ही गोडाउन में घुसे, ध्यान से देखो, आपके सामने ये सीन था, टीवी ही टीवी, लगभग 1000 टेलीविजन उस गोडाउन के अंदर रखे थे। ये जितने भी टेलीविजन यहाँ रखे थे, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? यस। तो देखो ध्यान से, ये जो आउटर बाउंड्री है जो मैंने ये बनाई है, दिस इज फॉर अनअसर्टेंड गुड्स, दिस इज फॉर अनअसर्टेंड गुड्स। ये कहलाएंगे अनअसर्टेंड, अनिश्चित गुड्स हैं, हाँ हैं। पर आपका टीवी कौन सा है? सर निश्चित नहीं है। इनमें से क्या करोगे? सर मुझे तो एक ही टीवी चाहिए, वो छांट लूंगा और ले लूंगा। अलग अलग कंपनी के यहाँ टीवी रखे हैं, आपने बोला मुझे सैमसंग कंपनी का टीवी चाहिए। ओके साहब। एम्प्लॉय ने बोला कि ये जो पूरी रो है, ये पूरी सैमसंग के टीवी की है, इसमें से आप बोलो कितने इंची चाहिए। अलग अलग इंच के टीवी थे, आपने बोला मुझे 36 इंच का टीवी चाहिए। ओके, ये भी तय हो गया। तो उस एम्प्लॉय ने फिर बोला सब 36 इंच के तो मेरे पास ये 2-3 टीवी हैं, इनमें से आपको एक लेना पड़ेगा। ओके, अब आपने क्या करा? देखो, पहले तो अनअसर्टेंड, अनिश्चित थे 1000 टीवी, उसमें से निश्चित किया कि ये 3 है और इस 3 में से मुझे ये वाला अलग करना है। जैसे ही आप असर्टन करते हो गुड्स को कि ये 3, और इसमें जैसे बोलते हो कि ये वाला अलग कर दो, तो आपने असर्टन भी कर लिया और आपने स्पेसिफिक गुड्स भी कर लिया। तो असर्टन और स्पेसिफिक एक साथ होता है। जैसे ही आप बोलते हो वो वाला टीवी मुझे पसंद है, दिस इज असर्टन, जैसे ही उसको सेपरेट कर लेंगे वो हो जाएगा स्पेसिफिक। देखा जाए असर्टन और स्पेसिफिक एक ही मोमेंट पे होने वाले इवेंट है। तो डेफिनेशन से इस बात को समझिए। लाइए, सबसे पहला अनअसर्टन गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैसे भैया? ये जब 1000 टीवी पड़े थे तो दे आर नॉट आइडेंटिफाइड, दे आर नॉट असर्टन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपने बस क्या बोला अपने दोस्त से, यार एक टीवी चाहिए, उसने बोला जाके ले ले जो तेरी इच्छा हो, पैसे देख लेंगे अपन। इस समय कोई टीवी आपके लिए अलग नहीं किया गया था, असर्टन नहीं किया गया था। तो क्या होता है? दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और बाय सैंपल। अनअसर्टेन गुड्स को आप डिस्क्राइब कर देते हो, अंदर बहुत टीवी है, 1000 टीवी है, तेरी जो इच्छा हो, सैमसंग वाला ऐसा है, सोनी वाला ऐसा, ऐसे बीपीएल वाला ऐसा है, वीडियोकॉन वाला ऐसा, ऐसी अलग अलग कंपनी का डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताकर गोडाउन में भेज दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अनअसर्टेन गुड्स अभी असर्टेन या आइडेंटिफाइड नहीं हुए। फिर बात आती है अनअसर्टेन से अनिश्चित से निश्चित करने की। आप एक कार के शोरूम में गए, वहां पे करीब 100 कार खड़ी थी, आप गए मारुति के शोरूम पे, अनअसर्टेन गुड्स एग्जिस्टेंस में है पर आइडेंटिफाइड नहीं है। फिर आपने बोला मुझे स्विफ्ट चाहिए, तो उसने बोला वो 10 कार पड़ी है, अभी भी अनअसर्टेन ही है। फिर आपने जैसे बोला इसमें से एक कार मैं पसंद करूंगा, तो असर्टेन गुड्स क्या होती है? विच आर आइडेंटिफाइड
इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिसको आपने आइडेंटिफाई किया, उन 10 कार में से जैसे ही आपने एक कार पे हाथ रख दिया कि ये वाली, ये था उस कार का निश्चित होना, और निश्चित होते से ही वो बन गए क्या, वो बन गए स्पेसिफिक गुड्स। कैसे? क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही है, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, इसका मतलब सर प्रैक्टिकली असर्टन गुड्स और स्पेसिफिक लगभग एक ही मोमेंट पे होता है, हाँ ना। जैसे ही मैंने कार पे हाथ रखा कि ये वाली कार, असर्टन भी हुआ और उसी समय स्पेसिफिक भी हो गया। जैसे ही आपने बोला कि मैं ये वाला टीवी लेना चाहता हूं, आपने असर्टन भी कर लिया और आपने आइडेंटिफाइड भी कर लिया, तो वो स्पेसिफाई हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो असर्टन की डेफिनेशन के दो मेन वर्ड, विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट आफ्टर द सेल इज मेड। और इधर क्या बोलोगे? स्पेसिफिक गुड्स मीन्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इन प्रैक्टिस असर्टन गुड्स को ही स्पेसिफिक गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वैसे तो हम बोल सकते हैं सिर्फ दो टाइप्स होने चाहिए थे, पर थोड़ा सा समझाने के एंगल से 3 अलग अलग टाइप्स मान लिए गए लॉ में। एक अनसर्टन अनिश्चित, एक असर्टन फिक्स हुआ, फिक्स होते से आइडेंटिफाई हो गया स्पेसिफिक। बोलो भैया हाँ या ना। और ये काम तो मम्मी रोज करती आ रही। कैसे? जब मम्मी सब्जी लेने जाती है, आलू की टोकरी में बहुत सारे आलू हैं, एग्जिस्ट हैं, हाँ सर। गुड्स कैसे हैं? एग्जिस्टिंग। अभी जो आलू की टोकरी रखी है वो अनसर्टन गुड्स हैं। फिर आप सब्जी वाले से बात करते हो या मम्मी सब्जी वाले से बात करती है, सब्जी वाला एक टोकरी फेंक देता है कि दीदी आपको जो चाहिए वो निकाल लो। मम्मी एक एक करके आलू छांटना शुरू करती है। मम्मी ने क्या करा? अनसर्टन को असर्टन करा, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हो चुका है इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। और जैसे ही वो असर्टन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं स्पेसिफिक। मम्मी उनको वजन करने के लिए, वेट करने के लिए सब्जी वाले को दे देती। मम्मी तो ये रोज ही कर रही है, अनसर्टन को असर्टन बनाना, असर्टन से स्पेसिफिक पे जाना। तो ये थे 3 टाइप्स के गुड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, याद कीजिएगा। 3 मेन वर्ड बता दो। अनसर्टन में थे नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर जनरली इंडिकेटेड बाय सैंपल और बाय डिस्क्रिप्शन। बस असर्टन में क्या बोलोगे? विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ या आफ्टर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। तीसरा क्या बोलोगे? गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। 2 वर्ड चाहिए, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो दोस्तों ये था बढ़िया सा एक एग्जाम्पल, अनसर्टन से असर्टन पे आना, असर्टन से स्पेसिफिक पे आना। ये 3 तरह से हमने समझा। 3 अलग अलग एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। बहुत सारे लोग अनसर्टन और असर्टन में कंफ्यूज होते हैं और असर्टन और स्पेसिफिक को लेके भी डाउट करते हैं, इसीलिए मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिए और मम्मी वाला एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा। ये थे वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स, जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एक है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल बेलमेंट अभी तक आया नहीं है, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर आया नहीं, पर सेल एंड हायर परचेज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसी का डिस्कस करेंगे, ये हायर परचेज क्या होता है। हायर परचेज क्या होता है? देखो, मैं अपने गुड्स आपको दे रहा हूँ, ये गुड्स है मैंने आपको दिए, इसकी टोटल कीमत है 1 लाख रुपए, आप मुझे इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। हायर परचेज का सबसे पहला फीचर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। ऑनरशिप अभी भी मेरी है, तुम्हारे पास पोजीशन है, तुम्हारे पास डिलीवरी है, ऑनरशिप मेरी है। तीसरी बात, ये अगर आप लगातार इंस्टॉलमेंट पे करते चले गए तो जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे उस दिन ये गुड्स का ऑनर आपको मान लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड हायर परचेज। किराया क्रय बोलते हैं। किराया मतलब रेंटेड, क्रय मतलब खरीदना। एक तरह से किराए पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? जब आप लगातार इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, आपकी इच्छा हो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देना और गुड्स आपके। आपकी इच्छा हो कि नहीं 3-4 इंस्टॉलमेंट हो गई है 10 में से, मुझे तो गुड्स नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वहीं रोक सकते हो। दिस इज कॉल्ड हायर परचेज एग्रीमेंट। तो डिफरेंस के क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, ध्यान से देखिए। यह मैंने आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको आप बोलते हो, और एक आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। ये 6 पॉइंट से आपका डिस्टिंक्शन याद होगा। पीपीटी 3 पॉइंट पहले याद करो। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगला पी पोजीशन ऑफ द पार्टीज, टी इज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले इन 3 पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं कि पीपीटी से क्या डिफरेंस आप बनाओगे। बोलो। सेल में पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात करो, ऑनरशिप जाती है या नहीं जाती? सर प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर टू द बायर, ये सेल का कंटेंट है। हायर परचेज, सर हायर में तो हमने उसको किराए से दिया है, ऑनर कौन है? सर अभी भी मैं ही हूँ। ऑनर कौन है? अभी भी मैं ही हूँ। वो कौन है? सर अभी तो उसने किराए पे, एक तरह से रेंट पे अभी असेट या गुड्स लिए हैं। वेरी गुड। तो ये पहला पॉइंट है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। लाइए देखिए, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पास्ड इमीडिएटली टू द बायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
जबकि हायर परचेज में प्रॉपर्टी इन गुड्स हायरर को कब जाएगी, अपॉन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए। हायरर को मतलब जिसको मैंने किराए से एसेट दिए वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, देन ही विल बी ऑनर। तो ऑनरशिप कब जाएगी, एक में इमीडिएटली, एक में ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये था पहला पी। दूसरा पी, पोजीशन ऑफ द पार्टीज। बोलो एक जगह आप क्या हो गए, बायर, बायर है तो क्या हो गए सर, ऑनर, बायर विल बी द ऑनर। क्या हायरर ऑनर है, ना 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 ना, हायरर इज नॉट द ऑनर। कब तक, जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे। तो फिर हायरर क्या है, हायरर इज इन अ पोजीशन ऑफ बेली। मैंने बहुत अच्छे से बेलमेंट सिखाया था आपको एक वीडियो में। हायरर इज इन द पोजीशन ऑफ बेली, बायर इज इन द पोजीशन ऑफ ऑनर। ये था दूसरा पी। तीसरा, टर्मिनेशन हो सकता है क्या सर, टी, पीपीटी। क्या बायर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा, नहीं 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 नहीं, बायर का अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना सही नहीं रहेगा, ब्रीच हो जाएगा। उसकी ड्यूटी है कि वो प्राइस दे। पर क्या हायर परचेज में जरूरी है वो 10 इंस्टॉलमेंट दे, नहीं। हायरर कभी भी जब उसकी इच्छा हो, इफ ही सो लाइक्स, कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स। गुड्स मुझे वापस दे दो, खत्म, बाय रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ऑनर विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। हायरर की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो बाकी की इंस्टॉलमेंट पे करे। तो 3 पॉइंट, पीपीटी। पहला पी बोलो प्रॉपर्टी, दूसरा पी पोजीशन, तीसरा टर्मिनेशन। पहला पी में बायर के पास इमीडिएट गई, इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जाएगी। पोजीशन, बायर ऑनर है, हायरर ऑनर नहीं है, हायरर बेली है। तीसरा टर्मिनेशन, बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता, प्राइस पे करना पड़ेगा। हायरर जब चाहे, इफ ही सो लाइक्स, कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स एंड ही इज नॉट लायबल फॉर द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। ये हो गए हमारे 3 वर्ड, पीपीटी। अगले 3, आईटीआर। आई इज फॉर इंसॉल्वेंसी रिस्क ऑफ बायर, टी इज फॉर ट्रांसफर ऑफ टाइटल और आर इज फॉर रीसेल। लो बताओ इंसॉल्वेंसी की रिस्क किस में, सर सेल में ज़्यादा है। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया ना तो सेलर का बहुत नुकसान होगा। पर क्या हायर परचेज में बायर इंसॉल्वेंट हो गया या हायरर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। सेलर को उसके गुड्स मिल जाने चाहिए क्योंकि सेलर ही ऑनर है, ध्यान रखना। तो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में इंसॉल्वेंसी अगर होती है बायर की तो रिस्क किसकी बढ़ गई, सर सेलर की रिस्क बढ़ गई। सेलर बहुत खतरे पे आ जाएगा क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। जबकि यहां ऑनर कोई रिस्क नहीं ले रहा। अगर हायरर फेल भी हो गया ना तो कोई बात नहीं, हायरर को अपने गुड्स वापस मिल जाएंगे, कोई रिस्क नहीं है, ऑनर तो वही था। तो ध्यान रखना, सेलर ने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी थी। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर प्राइस नहीं दे पाएगा, और बायर प्राइस नहीं दे पाएगा तो सेलर की रिस्क अराइज होगी। हायर परचेज में ऐसी कोई रिस्क नहीं है। नेक्स्ट, आईटीआर में पहला इंसॉल्वेंसी, टी इज फॉर ट्रांसफर। क्या बायर के पास टाइटल है कि वो उसको आगे ट्रांसफर कर सके, यस। ध्यान रखना, द बायर पास अ गुड टाइटल टू अ नेक्स्ट परचेजर। मैंने आपको बेचा, आप चाहो तो किसी और को बेच सकते हो। यू आर द बायर, यू कैन ट्रांसफर इट टू अ बोनाफाइड परचेजर। किसी अगले परचेजर को आप सेल कर सकते हो, ये आपका राइट है। क्या हायरर ने मुझसे मशीन किराए पे लिए, यस। असेट किराए पे लिए, यस। गुड्स किराए पे लिए, यस। क्या वो किसी और को बेच सकता है, ना 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 सर, अभी तो वही ऑनर नहीं है। तो क्या लिखें, हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। वो किसी को भी आगे गुड्स नहीं दे सकता। आखिरी, रीसेल, आईटीआर का आर, रीसेल। बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स, यस। अभी तो पढ़ा हमने, ये ऊपर यही तो पढ़ा कि वो ट्रांसफर कर सकता है। क्या हायरर कर सकता है, नहीं। हायरर परचेजर कैन नॉट रीसेल अनलेस ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देगा वो ऑनर नहीं बनेगा, तब तक वो किसी और को रीसेल, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। देखा जाए तो ये 2 पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, एक जैसी बात लगभग कर रहे हैं। तो हमारे 6 पॉइंट्स के लिए क्या याद करेंगे हम, पीपीटी इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर पहला पी पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा पी पोजीशन, तीसरा टर्मिनेशन, आईटीआर इंसॉल्वेंसी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रीसेल, जिसमें आखिरी के 2 पॉइंट एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेल एंड हायर परचेज। अगर हायर परचेज की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये 6 पॉइंट जोड़ सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो, हायर परचेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच a person transfers the possession of the goods to another with the option to pay all the installment, and the last installment is paid, the property in goods will be passed. तो दोस्तों ये था हमारा सेल और हायर परचेज का डिफरेंस। एक और इसी तरह सेल और बेलमेंट, बेलमेंट आपने बहुत अच्छे से समझा था मुझसे। ग्रेच्युशियस भी होता है, नॉन ग्रेच्युशियस भी होता है। सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। मैंने अपना पेन आपको यूज़ करने को दिया, आपने किसी की टैक्सी किराए से ली इंदौर से मुंबई जाने के लिए, क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, नहीं। तो ध्यान से देखें, पहला प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, जबकि यहां प्रॉपर्टी नहीं जाती, यहां सिर्फ पोजेशन जाता है। अंतर समझना, एक जगह प्रॉपर्टी जाती है, एक जगह सिर्फ पोजेशन जाता है, फ्रॉम द बेलर टू द बेली। दूसरा, क्या सेल में गुड्स रिटर्न होंगे, ना 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 ना,
सेल में तो ऑनरशिप चली गई लल्ला, अब गुड्स वापस क्यों ले रहे हो? तो सेल में कभी भी गुड्स रिटर्न नहीं होंगे, जबकि बेलमेंट का तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है कि जो भी गुड्स गए हैं बेली उनको रिटर्न करेगा गुड्स को जैसे ही उसका पर्पस एकम्प्लिश हो जाएगा। तो इंग्लिश बोलो, द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन द एकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वॉज मेड। वापस से, टू द बेलर ऑन द एकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वॉज मेड। तीसरा कंसिडरेशन, यहां तो प्राइस आनी चाहिए, जबकि हमने पढ़ा था बेलमेंट जो है ग्रेच्युशियस भी हो सकता है और नॉन ग्रेच्युशियस भी। मैंने आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जब हम सेक्शन 70 समझ रहे थे तब हमने ये बेलमेंट बहुत अच्छे से समझा था। तो कंसिडरेशन में भी ग्रेच्युशियस और नॉन ग्रेच्युशियस, ये 3 पॉइंट आप बहुत आराम से लिख सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। बहुत छोटा सा एग्जांपल बेटा, आप अगर किसी ज्वेलर की शॉप पे गए, आपने बोला मम्मी के लिए डायमंड की रिंग लेनी है, मम्मी का बर्थडे आ रहा है, मम्मी को गिफ्ट देना है, आपने वहाँ डायमंड की रिंग परचेज की या नहीं की? हाँ सर, मतलब ज्वेलर ने क्या किया? सर ज्वेलर ने सेल किया, हमने परचेज किया, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन जब मम्मी गोल्ड लेके गई ज्वेलर के पास और बोला ये लो गोल्ड, ज्वेलर को बोला ये लो गोल्ड, इसकी अंगूठी बना दो, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? आखिरी लाइन हटाएंगे, अब क्या वाली वापस बोल रहा हूं। अब क्या लगता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? क्या ज्वेलर जो उस गोल्ड को कन्वर्ट करेगा रिंग में, क्या वो रिंग बेच रहा है? नहीं नहीं सर, वो सेल नहीं कर रहा, वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर कर रहा है। तो जब आप शर्ट खरीदते हो दैट इज अ सेल, पर जब आप टेलर को कपड़ा देते हो स्टिचिंग के लिए दैट इज फॉर वर्क एंड लेबर। तो अंतर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कुछ गुड्स सेल्ड किए जाते हैं फॉर अ प्राइस, जबकि यहाँ कोई गुड्स सेल नहीं होते, बल्कि उन गुड्स के ऊपर कुछ करना पड़ता है, कुछ सर्विस देनी पड़ती है। जैसे वो सोना जो था ना, उस पे उस ज्वेलर ने रिंग बना के दिया, वो जो कपड़ा था ना उस पे स्टिचिंग करके दिया। तो जो गुड्स गए थे हमारे, उस पे क्या करना है? डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली ऑफ वर्क ऑफ लेबर एंड नॉट फॉर सेल ऑफ गुड्स। ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा केस। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ईजी, अभी तक एग्जाम में आया नहीं हालांकि, एक होता है एलिमेंट्स ऑफ सेल। क्या तो हमने बोला 2 पार्टीज होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, एब्सोल्यूट कंडीशनल हो सकता है, प्राइस होनी चाहिए, ये तो हमने पढ़ा। अब बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा कैसे जाएगा? बहुत ईजी, क्योंकि हम ये रोज करते हैं, डेली बेसिस पे आप और मैं यही तो कर रहे हैं। कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? सर एक जना ऑफर देगा, एक जना एक्सेप्ट करेगा, यही तो कॉन्ट्रैक्ट है। वेरी गुड, तो पहली लाइन ही यही लिखनी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड इन विच मैनर। हाउ लिखा है मैंने, इसीलिए क्वेश्चन हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो एग्जाम में ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा है, वो हाउ पूछ रहा है, हाउ इज द कॉन्ट्रैक्ट मेड। अंतर समझना, जरा सा गड़बड़ हुआ आंसर खसक जाएगा। हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड इन द फॉलोइंग मोड्स, किसी भी तरीके से कर लो। पहला तरीका, एक पार्टी ऑफर दे, दूसरा एक्सेप्ट करे। देखो, मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल एन एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, सिंपल, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस लिख लो यहाँ, ओ प्लस ए। दूसरा, सर इमीडिएट डिलीवरी दी जा सकती है गुड्स की, इधर मैंने पेन दिया, इधर आपने पैसे दिए, इमीडिएट डिलीवरी। तीसरा, सर इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस हो गया है बट डिलीवरी फ्यूचर डेट पे होगी, जैसे कि एडवांस लेना। एडवांस लेना, आप एडवांस दो तो मैं आपको 10 दिन बाद गुड्स दे दूंगा। आपको कार बुक करनी थी, कार की शॉर्टेज चल रही थी, दिवाली का सीजन था, आप जाते हो किसी डीलर के यहाँ शोरूम पर, उससे बोलते हो भैया एडवांस रख, अगली कार मेरी होनी चाहिए, जो भी मुझे कार चाहिए। यू हैव पेड द प्राइस बट डिलीवरी विल बी मेड एट अ फ्यूचर डेट। नेक्स्ट, इमीडिएट डिलीवरी एंड इमीडिएट पेमेंट। अरे कॉम्बिनेशन ही ऐसे, एक क्या था, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, भले ही प्राइस बाद में देना। तो दूसरा क्या हुआ, पेमेंट पहले करो, गुड्स बाद में आएंगे। तो तीसरा क्या हुआ, अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे पॉइंट यार। मैं ये आंसर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंसर रिपीट कर रहा हूँ। हाँ नहीं वो कुछ बोलने में ऊपर नीचे हुआ ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं वापस से यहाँ से पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। पहला मोड क्या होगा? पहला मोड सर बहुत ही सिंपल है, कोई एक पार्टी ऑफर देगी आइदर टू बाय और सेल, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो मैंने लिखा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब बताओ और कैसे कैसे होता है। देखो साहब, आप किराने की दुकान पे गए, किराने वाले को लिस्ट थमाई, उसने आपको गुड्स दे दिए, पैसे मांगे, नहीं, वो महीने भर में एक ही बार हिसाब करता है एट लास्ट, है ना। चलो अब बताओ सर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई, पेमेंट बाद में आएगा। उल्टा बोलो, जब आप कार गए शोरूम पे बुक करने, कार की शॉर्टेज चल रही थी, शोरूम वाले ने बोला अगर आप एडवांस दे जाते हो तो सबसे पहले कार मैं आपको ही दूंगा। आपने क्या करा, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस बट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स विल बी मेड एट अ फ्यूचर डेट। तो पहला तरीका बोलो क्या था सर? पहला तरीका था इमीडिएट डिलीवरी करवा लो, प्राइस बाद में दे देना। दूसरा तरीका क्या है, इमीडिएट पेमेंट करवा लो, गुड्स फ्यूचर में आ जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है सर? इमीडिएट डिलीवरी दोनों की। कैसे? अरे मैंने पेन दिया, आपने 10 रुपए दिए, हम रोज ही कर रहे हैं। तो इमीडिएट पेमेंट ऑफ गुड्स, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस। फोर्थ क्या है?
ऐसा भी तो हो सकता है कि डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही इंस्टॉलमेंट में हो। हाँ सर, जैसे जैसे गुड्स आएंगे वैसे वैसे मैं पेमेंट करूँगा, डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट में, पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में, और आखिरी डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही एक फ्यूचर डेट पे हो सकते हैं। तो 6 तो तरीके हैं अपने पास, और क्या तरीका नया? ऑफर और एक्सेप्टेंस, एक पहले गुड्स आ गए प्राइस बाद में आएगा, एक प्राइस पहले चली गई गुड्स बाद में आएगा, एक दोनों साइमल्टेनियस होंगे, एक दोनों इंस्टॉलमेंट में होंगे, और एक दोनों ही फ्यूचर डेट में होंगे। तो बहुत ईजी आंसर। एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स को लेके। क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर दो लोगों के बीच में मिस्टेक हो जाए तो सर वॉइड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था अगर इम्पॉसिबिलिटी पे कॉन्ट्रैक्ट हो तो सर वॉइड। बायलेटरल मिस्टेक भी था, इम्पॉसिबिलिटी उसी का पॉइंट था। यहां भी वो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। आप और मैं जिन गुड्स की बात कर रहे थे, जिन गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट से पहले तो क्या होगा? सर कॉन्ट्रैक्ट से पहले डिस्ट्रॉय हो गए तो सर फिर ये म्यूचुअल मिस्टेक है, बायलेटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित कर दो। वेरी गुड। तो एक है क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग, वो है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस of destruction of goods when the goods have been destroyed after the agreement but before the sale। ये goods कब destroy हुए बॉस? एग्रीमेंट हो गया था, सेल होना बाकी थी। एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, सेल होना बाकी है, इस बीच गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब इसके दो केसेस हैं, देखो। सबसे पहला गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एक केस तो हो गया गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके पहले ही गुड्स नहीं थे, दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, किसका? स्पेसिफिक गुड्स का। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों हो गया? क्योंकि विदाउट द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज द गुड्स वेयर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, ऑलरेडी पेरिश्ड, और इस तरह से डैमेज हो चुके हैं सो एज नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही वॉइड हो जाएगा। कब कब भैया? आप और मैं जिस कार पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसमें पहले ही आग लग चुकी थी, आप और मैं जिस हॉर्स पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो पहले ही मर चुका था। बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हो, क्या करोगे? तो क्या लिखेंगे? व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक क्यों सर? अगर मेरे वाले गुड्स मुझे ही नहीं मालूम है तो कौन से गुड्स डिस्ट्रॉय हुए कैसे बताओगे? बिल्कुल सही। अगर ये पेन मेरा है और ये डिस्ट्रॉय होता है तो हम बोलेंगे ना कि ये डिस्ट्रॉय हुआ मेरा वाला गुड्स है। अगर 1000 पेन यहाँ रखे हैं तो उसमें मेरा वाला कौन सा है मालूम ही नहीं है, मतलब अभी अनसर्टेन है, तो फिर ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। सेलर को अभी भी गुड्स सप्लाई करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्योंकि अनसर्टेन गुड्स में बायर वाला गुड्स कौन सा था किसी को नहीं मालूम है। जब किसी को नहीं मालूम तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड चलता रहेगा। ध्यान रखना, मेन वर्ड है स्पेसिफिक गुड्स। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड इफ द गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज, या मेन वर्ड लेना हो तो सेलर ले लो, हैव पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज, या तो खत्म ही हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, या इस तरह से खत्म हो गए जैसे ये पेन का यार मेन नी भी टूट गया, अब क्या करूँगा, अब क्या कर लूँगा? कार का इंजन ही खराब हो गया, वो चलाने लायक ही नहीं बची कार। तो कहने का मतलब इस तरह से डैमेज हुए हैं सो एज नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन। जिस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहिए उस पेन को, अब वो काम नहीं हो पाएगा एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। तो ये वर्ड्स आप ध्यान रख लीजिएगा। सो एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। तो गुड्स का बेसिक नेचर क्या था? स्पेसिफिक। वॉइड क्यों है सर? विदाउट द नॉलेज गुड्स पेरिश हो गए, डैमेज हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट क्या गया था, गुड्स ही नहीं थे, ऑब्वियसली हमको क्या बोलना पड़ेगा? वॉइड। सेकंड केस, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट टू, सेकंड केस गुड्स पैरिश तो हुए पर कब? आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल। एग्रीमेंट हुआ, मैं आपको गुड्स देता, कौन से सर? फ्यूचर गुड्स, पर वो फ्यूचर गुड्स देता और सेल कंक्लूड होती, इस दौरान वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्या करें सर? व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल व्हाट? स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर, किसी की कोई गलती नहीं, बिकम्स पेरिश, becomes so damaged so as no longer to answer their description in the agreement before the risk passes to the buyer। मेन वर्ड क्या है? ये कब हुआ? एग्रीमेंट के बाद, पर सेल कंक्लूड होने से पहले, मतलब बायर के पास रिस्क जाती उसके। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाए सर? अवॉइड करो। तो अब आपको समझना बड़ा आसान है, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। एक है सेक्शन 7, एक है सेक्शन 8। पहला बोलो बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, 3-4 मेन वर्ड सर। स्पेसिफिक गुड्स, वॉइड, विदाउट द नॉलेज, पेरिश, सो डैमेज, नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन, वॉइड। अगला बोलो गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, agreement to sale of specific goods without any fault on the part of seller or buyer, perish, become so damaged, no longer to answer their description, the contract is to be avoided। इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। तो भैया ध्यान रखिएगा, अगर गुड्स बिफोर डिस्ट्रॉय हो गए तो भी वॉइड, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल से लेकर सेल कंक्लूड होने के बीच में डिस्ट्रॉय हो गए तो भी अवॉइड कर देना।
नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन अब आता है सेल ऑफ गुड्स एक का, वो है सर प्राइस। प्राइस क्या थी सर? प्राइस हमेशा मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए या पार्टली इन मनी पार्टली इन काइंड होना चाहिए। ये बात सेक्शन 210 में आप मुझसे देख चुके हैं। चलिए, तो प्राइस की डेफिनेशन तो हो गई। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग असर्टनमेंट ऑफ प्राइस? क्योंकि प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसी के लिए तो सेल और परचेज हो रही है, पैसे के लिए ही तो सेल और परचेज का ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं और हम बार्टर नहीं कर रहे। तो प्राइस की एक तो डेफिनेशन सेक्शन 210 की आपको पहले से ही आती है। अब बात इंपॉर्टेंट आती है, प्राइस कैसे फिक्स होगी। सेक्शन 9 बोलता है प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी फिक्स्ड बाय। बोलो पहला, तुमको क्या लगता है कैसे तय होंगे? सर आप और मैं जो तय कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिख देंगे। वेरी गुड, मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट, एग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर, जो कहां डिसाइड किया? प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी तरीका, जो भी मैनर एग्रीमेंट में लिखा है उस तरीके से प्राइस निकाली जाएगी। जैसे हम किसी वैल्यूअर को बुला सकते हैं, हम किसी इंजीनियर को बुला सकते हैं, हम किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं वैल्यूएशन करवाने के लिए। थर्ड वन, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, आप और मैं नेगोशिएट करेंगे, हमारा जो भी बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम डीलिंग्स करेंगे और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग प्राइस डिसाइड होगी। तो तीन तरीके सेक्शन 9 ने बोले, द प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट में बी आइदर फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द एग्रीमेंट, और तीसरा डिटरमाइंड बाय द व्हाट कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। ये था सेक्शन 9। अगर प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई तो सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि सेलर और बायर के बीच में प्राइस डिटरमाइन ना हो। पर कभी कभी कैसा होता है, मम्मी एक साड़ी की दुकान पे पिछले 20 साल से जा रही है, मम्मी से साड़ी वाला कभी भी एडवांस पैसे नहीं लेता, मम्मी बोलता आप तो ले जाओ, जब पसंद आ जाए आप मुझे बता देना, मैं पैसे बता दूंगा। अब क्या होता है, क्या बायर फ्री फोकट में ले जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मम्मी पैसे देगी। तो मम्मी कितने पैसे देगी? 10 रुपये, 100 रुपये? नहीं नहीं, जो रीजनेबल प्राइस हो उस साड़ी की वो मम्मी को देना चाहिए। कई बार बिजनेस टर्म्स इतने अच्छे हो जाते हैं सेलर और बायर के कि सेलर बोलता है प्राइस तो अपन देख लेंगे यार, और हिंदुस्तान में तो ये सबसे बढ़िया तरीका है बोलने का और गुड्स बेचने का। आप चिंता मत करो, कहाँ भाग रहे हो, मैं भी यहीं हूँ, कहाँ पैसे लेके भाग रहे हो, ले लूंगा आपसे। अब ले लूंगा मतलब क्या 10 रुपये में दे रहा है? नहीं। तो प्राइस क्या होगी? द बायर शाल पे अ रीजनेबल प्राइस टू द सेलर इफ द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड। तो ये था आपका सेक्शन 9। अगला मुद्दा जो आता है वो आता है सर अगर हमको हमारे एग्रीमेंट में हमने लिख दिया था हमारा वैल्यूएशन कोई वैल्यूअर करेगा तो सर सेक्शन 10 उसमें आपकी मदद करेगा। एग्रीमेंट टू सेल एट द वैल्यूएशन बाय अ थर्ड पार्टी कैसे करेंगे? जब आप लोगों ने तय किया कि हमारे बीच के ट्रांजेक्शन की वैल्यू राम निकालेगा और राम जो बोल देगा ना वही इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी, तो क्या करा? व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स ऑन द टर्म्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी, इज टू बी फिक्स्ड बाय अ थर्ड पार्टी, या आपने खुद ने बोला। तो अब क्या करें? देखो दो बातें होंगी। अब अगर वो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई तो क्या करेंगे? सर अगर वैल्यूएशन नहीं हुआ, आपने क्या लिखा था? आपने तो लिखा था वैल्यूएशन करने वाला आएगा, वैल्यूएशन करने वाले ने वैल्यूएशन नहीं किया तो एग्रीमेंट अपने आप ही वॉइड हो जाएगा क्योंकि उसमें प्राइस ही डिसाइड नहीं हुई। क्या लिखा? वैल्यूअर कैन नॉट और डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, द एग्रीमेंट विल बी अवॉइडेड। ये बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर वो वैल्यूअर आपके यहाँ आया था वैल्यूएशन करने, जैसे वो सेलर के यहाँ गोडाउन पे गया था कि लाओ गुड्स दिखाओ तो मैं वैल्यू कर देता हूं, सेलर ने उसको अंदर ही नहीं आने दिया। इट मीन्स व्हेन सच थर्ड पार्टी मतलब वैल्यूअर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन, उसको रोका गया वैल्यूएशन करने से। किसने रोका? सर सेलर ने रोका या बायर ने रोका, कोई भी हो सकता है। बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, जिसने भी ये गलती की हो, बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, तो ध्यान रखना जिसकी कोई गलती नहीं है, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट इज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। सपोज सेलर ने उसको एंटर नहीं होने दिया वैल्यूअर को, मिस्टर राम को, राम ने हाथ जोड़े वो वैल्यू करने आया हूं कर लेने दो, सेलर ने उसको अंदर ही नहीं आने दिया गोडाउन में। किसकी गलती? सर सेलर की गलती। बायर क्या मांगेगा? सर डैमेजेस। किससे? सेलर से। बायर ने रोका होता, सर सेलर मांग लेता। ये दो केसेस बहुत सिंपल है। पहला, वैल्यूएशन में आपने एग्रीमेंट में ही क्या लिख दिया था, वापस बोल रहा हूं आखिरी लाइन, ये दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है कि व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स, किस बात पर? ऑन द टर्म्स, इस शर्त पर दैट द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द थर्ड पार्टी एंड इफ दैट थर्ड पार्टी कैन नॉट और डज नॉट मेक एनी वैल्यूएशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेड। और दूसरी कि थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन आइदर बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट इज एंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस, कैन सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी विच इज इन फॉल्ट। अब बीच का एक प्रोविजन और, मान लो वैल्यूएशन करने वाले ने वैल्यू नहीं किया पर आपने इस बीच बायर को गुड्स पहुंचा दिए थे, तो
बायर कुछ भी नहीं देगा क्या? नहीं, दो गड़बड़ है। या तो बायर गुड्स वापस कर दे, बहुत बढ़िया, या बायर बोले गुड्स तो मेरे पास आ गए। अब वैल्यूएशन वाले ने वैल्यू नहीं करके दी तो क्या प्राइस डिटरमाइन हुई? नहीं हुई। तो क्या करें? बायर फ्री फोकट में गुड्स ले जाएगा, अन्याय हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोला? अगर गुड्स डिलीवर हो गए थे बायर को तो कम से कम एक उचित प्राइस, रीजनेबल प्राइस तो दे यार, ऐसा मत कर कि वो गुड्स खा के बैठ जाए। ये था आपका सेक्शन 10। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी हमने देखा सेक्शन 9 और 10 में। तो ये दोस्त यहां पर यूनिट 1 खत्म होता है। अब हम करते हैं तेजी से रिवाइंड। सबसे पहले हमने देखा सेक्शन 6 जो कि बोलता है टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होंगे, या सब्जेक्ट मैटर गुड्स का होगा तो क्या होगा। हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर विल ऑलवेज बी ऑफ गुड्स, पहली लाइन। दूसरी लाइन बोलेंगे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दे मे बी आइदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। और तीसरा बोलेंगे द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कंटिजेंसी अपॉन हैपनिंग ऑन अ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और तीन तरह के हमारे पास गुड्स हैं, कौन कौन से सर? पहला एग्जिस्टिंग, दूसरा फ्यूचर, तीसरा कंटिजेंट। दो मेन वर्ड एग्जिस्टिंग के बोलो सर, आर इन एग्जिस्टेंस द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला फ्यूचर सर, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, एक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तीसरा सर कंटिजेंट में हम बोलेंगे द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टन इवेंट, अ कंटिजेंसी इवेंट, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। चलिए बॉस, इसके बाद ध्यान से देखना, फ्यूचर गुड्स एग्रीमेंट टू सेल, कंटिजेंट गुड्स एग्रीमेंट टू सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स के वापस तीन टाइप हमने पढ़े, अनअसर्टन, असर्टन और स्पेसिफिक। अनअसर्टन जो अभी निश्चित नहीं है, विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, विच आर नॉट स्पेसिफिकली असर्टन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और दूसरा बोलेंगे दे आर इंडिकेटेड आइदर बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। असर्टन क्या होगा सर? गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ सेल, तो हम मानेंगे कि असर्टेंड। और जैसे ही असर्टेंड होंगे हम बोलेंगे दे आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। स्पेसिफिक, तीन अलग अलग वर्ड, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, ऐसे तीन वर्ड्स के साथ हम अंतर करेंगे। एक में वर्ड आया एट द टाइम, एक में वर्ड आया आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, एक में अगेन वर्ड आया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये तीन तरह के गुड्स। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश में हमने देखा, हमने यहाँ इसके शॉर्ट फॉर्म बनाने से पहले ये डायग्राम देखा था। सबसे पहला नेचर, फिर प्रॉपर्टी, फिर रिस्क, रिस्क के साथ लायबिलिटी, लायबिलिटी के अलावा राइट, राइट दो तरह के, नेचर ऑफ राइट और राइट टू रीसेल, और आखिरी ब्रिज। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। प्रॉपर्टी एक में जाती एक में नहीं जाती। रिस्क एक में बायर की होती एक में बायर की नहीं होती। पहला डिफरेंस सेल और हायर परचेज का हमने देखा, उसमें हमने यहां पर शॉर्ट फॉर्म बनाया पीपीटी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ द पार्टी, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, क्या बोल रहे हैं? इंसॉल्वेंसी, ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रीसेल। ट्रांसफर और रीसेल जुड़े हुए हैं। छह अलग अलग बातें हमने बोली। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक में इमीडिएट है, एक में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। दूसरा पोजीशन ऑफ पार्टी, बायर ही ऑनर है, हायरर ऑनर नहीं है, हायरर बेली है। तीसरा टर्मिनेशन, नहीं कर सकते, एक में कर सकते हैं, रिटर्न कर दो, गुड्स को रिटर्न कर दोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 पॉइंट, इंसॉल्वेंसी अगर हुई तो सर सेलर रिस्क पे आ जाएगा। इधर इंसॉल्वेंसी हुई तो सर ऑनर अपने गुड्स वापस ले लेगा, उसकी कोई रिस्क नहीं है अगर हायरर इंसॉल्वेंट हो भी गया तो। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सर बायर किसी भी बोनाफाइड परचेजर को टाइटल पास ऑन कर सकता है, यहां पर हायरर पास ऑन नहीं कर सकता। नेक्स्ट रीसेल, सर बायर रीसेल कर सकता है क्योंकि वो ऑनर है, हायरर रीसेल तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो ऑल द इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे। नेक्स्ट हमने देखा सेल और बेलमेंट का। सेल, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। बेलमेंट, ओनली पोजीशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बेलर टू द बेली। नेक्स्ट मस्ट रिटर्न द गुड्स ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वाज मेड। थर्ड वन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है सर? एक में प्राइस है, एक में इट मे बी ग्रेच्युशियस, इट मे बी नॉन ग्रेच्युशियस। ये 3 पॉइंट लिखने। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर आपको समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 6-7 तरीकों से किया सकता है। फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकंड इज इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, एक इमीडिएट डिलीवरी ऑफ पेमेंट एंड गुड्स टू बी डिलीवर्ड एट फ्यूचर डेट, एक इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट, ये दोनों एक साथ हो गए। बोलो, एक इन पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और एक लास्ट वन जिसमें डिलीवरी और पेमेंट विल बी मेड एट अ फ्यूचर डेट। ये था आपका हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। और आखिरी था व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन के समय हम 2 बातें करेंगे, एक सेक्शन 7, एक सेक्शन 8। सेक्शन 7 बोलता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, पहला वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट विल बी void if without the knowledge of the seller the goods have perished or become so damaged is no longer to answer their description, the contract will be void. Next, before sale but after agreement to sale में क्या करोगे? Agreement to sale is of specific goods, पहला वर्ड। Subsequently without any fault of either party perish or damaged, so damaged as no longer answer to their description, again the contract will be avoided before the property is passed to the buyer. Next, what are the rules relating to ascertainment of price? पहला section 210 definition, monetary consideration. section 9 3 तरीके, fixed by the contract या agreed to be fixed in the manner provided in the contract। तीसरा determined by the course of dealings। Next, अगर price determine नहीं होती तो buyer will pay a reasonable price to the seller। Next, section 10, अगर agreement में किसी थर्ड पार्टी की आपको हेल्प चाहिए तो 2 अलग अलग केसेस। पहला, when there is an agreement to sale and on the terms that the price will be fixed by the valuation of third party, that third party
कैन नॉट और डज नॉट मेक वैल्यूएशन, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉइडेड। और दूसरा, व्हेन सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम वैल्यूइंग, उसको प्रिवेंट किया गया बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट कैन क्लेम द डैमेजेस, कैन सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी हु इज इन फॉल्ट। तो ये था दोस्तों हमारा यूनिट 1, जिसमें हमने सेल के बेसिक्स देखे, सेल और एग्रीमेंट टू सेल देखा, सेल और हायर परचेज देखा, प्राइस कैसे तय होती है, गुड्स के कितने टाइप्स हैं, ये सब आपने कंटेंट देखा। हार्डली 1 घंटे के अंदर ये पूरा कंटेंट आपको याद हो जाएगा। आई होप मैंने आप में इसकी कुछ मदद की होगी। याद रखिएगा, कंटेंट को बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, बहुत ईजी कंटेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वापस से कंडीशन और वारंटीज कि किस तरह से एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सेलर और बायर के बीच की कही गई बातें कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस होती हैं, उनके पूरा होने या ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट पे क्या असर आएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत कम समय बचा है एग्जाम्स में। धन्यवाद, राधे राधे।